हमारे देश में लिखा गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी नींव पर हमारा देश बसा हुआ है। जी हां, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्या सिग्निफिकेंस है इसका मतलब क्या है? और इस देश का हर कानून इस कॉन्स्टिट्यूशन पर ही क्यों बसा हुआ है? और प्रियम्बल के नाम पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसी कौन सी फिलॉसफी दे दी है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम पर इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश दिखाई देता है। माय नेम इज अनुभव दीपानी, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसको फॉलो करते हुए इस देश को चलाया जाता है, या फिर एक ऐसा कानून जिसमें वो सारे के सारे नियम कानून लिखे होते हैं जिसे देश का हर सिटीजन फॉलो करता है। फिर वो चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर आपके और मेरे जैसे आम लोग। वो डॉक्यूमेंट जो हमारे देश में सबसे सुप्रीम कहलाता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर हमें 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और पहले जो आर्टिकल सिर्फ 395 थे उन्हें बढ़ाकर 448 कर दिया गया है। और अगर आप उनके क्लॉजेस और सब क्लॉजेस को ऐड करें तो इनके जो नंबर्स हैं वो आपको 470 तक भी जाते हुए यहां पर दिख सकते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि वो 3 पैरामीटर्स हमारे देश के जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी कहते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव या इनका काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करने का, और जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है और यह देखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना सही काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। यहां तक कि इन तीनों बॉडीज के काम करने की जो हायरार्की और गाइडेंस होती है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आती है। अब यहां पर अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो पार्ट्स थे वो सिर्फ 22 थे, लेकिन बाद में 3 पार्ट्स को और ऐड किया गया और आज की तारीख में 21st सेंचुरी में हमें ये कुल मिलाकर 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। यहां पर आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा टेबल है जिसमें हम लोग इन सारे के सारे 22 से लेकर 25 पार्ट्स तक हम देख सकते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड टेरिटरीज, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंडियन सिटीजनशिप, जहां हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स, 36 से लेकर 51 तक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51 क्लॉज ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर आर्टिकल नंबर 52 से यूनियन गवर्नमेंट और उसके फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ये सारा का सारा जो टेबल आपके सामने दिया गया है आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में नहीं आएगा उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यहां पर जो एक शब्द है जिसके बारे में हम लोग यहां पर बार बार बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिकल बेसिकली एक तरीके का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन या कानून होता है इस देश के अलग अलग तरीके के हर प्रोविजन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट्स और स्केड्यूल में दिया होता है। यानी इन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके जो सरकार है वो कानून बनाने की कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पर अगर इंडियन गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अगर ऑर्डिनरी बिल बनाना है तो वो आर्टिकल 107, 111 पर जाते हैं, या फिर अगर मनी बिल पास करना है तो 109 या 110 पर जाते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वोट ऑन अकाउंट या बजट बनाने के लिए आर्टिकल 112, 116 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है तो आर्टिकल नंबर 61 का इस्तेमाल किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करनी है तो आर्टिकल 124 की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कानून लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस उन कानूनों की जो आपको देखने को मिलती है वो आर्टिकल्स के अंडर ही आपको यहां पर देखने को मिलती है। जैसा कि हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल से आज उनकी संख्या आप देखें तो 448 है, लेकिन क्लॉजेस सब क्लॉजेस जोड़कर कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 470 की जो संख्या है उसके आसपास यहां पर पहुंच जाते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर स्केड्यूल्स की बात करें, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुल मिला के 12 स्केड्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो जो आपकी स्केड्यूल होती है वो एक तरीके की ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी भी आर्टिकल्स में नहीं दी गई हैं,
वो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर आपके सामने 12 स्केड्यूल्स की लिस्ट है, जिसमें स्केड्यूल नंबर 1 में आप टेरिटरीज एंड स्टेट्स देखते हैं, स्केड्यूल 2 में हम लोग एम्बुलेंस देखते हैं, स्केड्यूल 3 में हम ओथ किस तरीके से ली जाती है, सीक्रेसी की ओथ का क्या मतलब होता है वो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके नेक्स्ट 4th स्केड्यूल में राज्यसभा की सीट्स का जो एलोकेशन होता है, उन सीट्स के एलोकेशन का क्या मतलब है। और फिर उसके बाद 5th और 6th में स्केड्यूल एरियाज। स्केड्यूल 7 में हम लोग फेडरल लिस्ट की यहां पर बात करते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 3 लिस्ट हैं, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की होती है, और कंकरेंट लिस्ट में हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पावर्स हैं वो शेयर करते हुए दिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर जो नए स्केड्यूल हैं, जो ओरिजिनल नहीं थे, जो बाद में जोड़े गए हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको 9th स्केड्यूल देखने को मिलता है, जो पंडित नेहरू की सरकार लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर लेकर आई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, और इसका गहरा रिलेशन आपको केशवानंद भारती केस 1973 से देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो के बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी की सरकार यहां पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में दल बदल का कानून, जिसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो लेकर आए थे। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जब पंचायत और नगरपालिका को इंप्लीमेंट करने के लिए जाती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तो पावर दिए होते हैं, लेकिन पंचायत और नगरपालिका को पावर देने के लिए हम यहां पर 2 और नए स्केड्यूल बनाते हैं, जिसे हम लोग 11th और 12th स्केड्यूल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर इनेक्टमेंट की बात करें कि हमारा संविधान बना किस तरीके से है, तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझना होगा। जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब वो संविधान सभा है जिन लोगों ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब अगर जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितने मेंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 389 थे, और जो पहला सेशन हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक कमरे में 389 लोगों ने बैठकर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। यहां पर कैटेगराइजेशन इस तरीके से किया गया था कि इन 389 मेंबर्स में से 15 यानी कि 15 आपकी माइनर कमिटीज बनाई गई थी और 8 आपकी मेजर कमिटीज बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर अगर आप फंडामेंटल राइट्स कमेटी या फिर माइनॉरिटी कमिटीज की बात करते हैं, तो उसके अध्यक्ष से सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर आप झंडा समिति या फ्लैग कमेटी की बात करते हैं, तो वो जेबी कृपलानी के अंडर आती थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स और स्केड्यूल या मॉड्यूल जो आपको देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग कमिटीज ने अपने अपने मेंबर्स के साथ मिलकर बनाए थे, और जब उसे फाइनलाइज करने की बारी आती थी, तो उसे ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा जाता था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, सिर्फ उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 389 लोगों ने बनाया था, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। अब 9 दिसंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक 389 लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हमें देखने को मिलता है और एक इस्लामिक कंट्री अलग हो जाती है भारत से, और वो भी मुस्लिम लीग के प्रेशर और सपोर्ट की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीग के नेता भी थे हमारे संविधान सभा में जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और वो थे टोटल 90 मेंबर्स। और इन 389 मेंबर्स में से 90 मेंबर्स पार्टीशन के बाद आपके सीधे सीधे पाकिस्तान चले जाते हैं, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य घटकर सिर्फ 299 हो जाते हैं। लेकिन देखिए, भारत की अच्छाई यही है, वो 90 लोग जो हमारे एक वक्त पर साथी हुआ करते थे, संविधान के काम को अधूरा छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी जब हम संविधान के बनने की बात करते हैं, तो उन 90 लोगों को क्रेडिट जरूर देते हैं, क्योंकि भले ही कुछ हद तक, कुछ महीनों तक, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन तो था ही हमारे संविधान को बनाने में, तो वी गिव देम द क्रेडिट। लेकिन वहीं अगर आप पाकिस्तान की कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी सुनेंगे, तो वो 90 लोग जो भारत से अलग होकर पाकिस्तान गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी से ही सीखा कि संविधान कैसे बनाया जाता है, और जब उन लोगों ने वहां जाकर संविधान बनाया हमारे आइडियाज को अडॉप्ट करके कोशिश करने पर, तो वो हमें यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो क्रेडिट नहीं देते, लेकिन हम फिर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया हैं और हम दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं, और ये फर्क है उनमें और हम में, और यही फर्क हमें हम बनाता है और उन्हें वो बनाता है, और ये फर्क हमेशा बरकरार रहना चाहिए। खैर,
आगे की तरफ चलते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 15 अगस्त 1947 से दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और 26 नवंबर 1949 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बनकर लागू हो जाता है। लेकिन फिर भी इसे इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का लाहौर का सेशन तो आप सभी लोगों को याद होगा, जब कांग्रेस ने पहली बार यहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी और डिक्लेयर किया था कि आज ही के दिन भारत को हम आजाद करते हैं। दरअसल असली दिन आजादी जो हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन उस लाहौर सेशन की जो दिनांक या तारीख है उसको यादगार बनाने के लिए इंप्लीमेंट 26 जनवरी को किया गया, जिसे आज हम लोग रिपब्लिक डे के नाम पर यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर यहां पर हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इंडिया का है। इसके अलावा यहां पे जो सोर्सेस और स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेस भी लिए हैं। क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि चोरी किया है, जी नहीं, चोरी नहीं किया है। अगर कॉपी किया भी है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, क्योंकि अगर आपको आपके आसपास के ऐसे देश देखने को मिलते हैं जो अपना संविधान बेहतरीन कानूनों से बनाते हैं, तो उनके कानूनों को समझकर और अपने हिसाब और अपने देशों के हिसाब से उन कानूनों को ढालकर बदलकर उसे इंप्लीमेंट करने में किसी भी तरीके की बुराई नहीं है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी इसके सपोर्ट में थी, सरकारें भी इसकी सपोर्ट में थी और हमें भी इसके सपोर्ट में ही रहना है। यहां पर एक और चीज आपको देखने की जरूरत है कि कुछ संविधान आपको इस दुनिया में ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कुछ संविधान ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, जिन्हें बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय संविधान की आपको एक बहुत खास बात देखने को मिलती है, दैट वी हैव अ काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड और मिक्सिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं यहां पर आपको फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर एक ही गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी नहीं है। 1992 से पहले फेडरलिज्म हमारा थोड़ा वीक होता था, क्योंकि हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट में ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन 1992 के बाद हमने अपने फेडरलिज्म को काफी स्ट्रांग बना लिया, क्योंकि अब तीसरा जो टायर है गवर्नमेंट का, पंचायत और नगर पालिका का, हमारे संविधान का हिस्सा बन चुका था। खैर, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने जो ब्रिटिश मॉडल है उसको यहां पर पूरी तरीके से अडॉप्ट किया था, यानी कि यहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है। उदाहरण के तौर पर जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो आप अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते, आप सिर्फ अपने एरिया का लोकसभा मेंबर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और वो लोकसभा मेंबर जब मेजॉरिटी में आकर किसी को अपना लीडर चुनते हैं वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। इसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और यही उदाहरण या एग्जांपल आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं, जहां पर आप अपना चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चुनते, लेकिन अपने एमएलए या विधायक को चुनते हैं, और वो मेजॉरिटी में आकर जिसको अपना लीडर चुनते हैं वो पर्सन बनता है आपका चीफ मिनिस्टर। वहीं अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पावर एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी यहां पर पूरी तरीके से पावर रखती है किसी भी ऐसे कानून को कैंसिल करने की, अगर वो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसी पावर को हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। यहां तक कि अगर किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन होता है तो उन फंडामेंटल राइट्स को के वायलेशन को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल हाई कोर्ट करती है। शायद इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 को ना कहते हुए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था। यह आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमें गारंटीड फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जिसमें आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे बहुत सारे राइट्स देखने को मिलते हैं जो पूरी तरीके से लीगल और बाइंडिंग है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें दी गई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह लगती है कभी कभी कि वो शायद लीगली बाइंडिंग है नहीं। और बहुत ज्यादा आयरनी भी हमें यह देखने को मिलती है कि कई बार इस देश में ऐसे लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाते नहीं हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से लीगल नहीं है। तो राष्ट्र का सम्मान करना नहीं चाहते, नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते, देश को साफ सुथरा रखना नहीं चाहते, यूनिटी बनाए नहीं रखना चाहते, लेकिन जब उनके फंडामेंटल राइट्स पर बात आती है तो वो गारंटी का जो बेसिकली शब्द है वो कागज पर उतार कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो शायद सही बैलेंस ये हो सकता है फ्यूचर में कि फंडामेंटल राइट्स उसे मिले जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट हो, लेकिन जब हम लोग पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं अपने यूपीएससी के सिलेबस में, तो एक ही चीज है जो प्रायोरिटी या प्राथमिकता बनती है हमारी,
वो है नेशनल इंटरेस्ट, यानी भारत का, राष्ट्र का उत्थान। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो सेक्युलर स्टेट है हमारा, वो पूरी तरीके से हमारे सेलिएंट फीचर्स में आता है। वैसे तो प्रियम्बल में ओरिजिनली जो सेक्युलर शब्द है उसको यहां पर नहीं डाला गया था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में इंप्लीमेंट किया था। इसके अलावा भी अगर आप आर्टिकल नंबर 25 to 28 देखें तो वो राइट टू रिलीजन भी आपको सेक्युलरिज्म शब्द जो है उसको पूरी तरीके से यहां पर जस्टिफाई करता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करें तो न जाने कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी से लेकर, स्टेट पीएससी से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर, फाइनेंस कमीशन से लेकर, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक, जिन्हें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दी गई है अपनी अपनी ड्यूटी को यहां पर फुलफिल करने के लिए। और अगर किसी भी तरीके की एक्सट्रीम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो आर्टिकल नंबर 352, 356 और आर्टिकल नंबर 360 में हमें अलग अलग तरीके की इमरजेंसी, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 3 टियर गवर्नमेंट ऑलरेडी इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और जो हम लोग कह रहे थे कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अलग अलग देशों से भी सोर्सेस को यहां पर अडॉप्ट किया है, जिसमें आपको यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच और जर्मनी का जो वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से भी बहुत सारी चीजें ली हैं। अगर डिटेल में थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका 1935 का, आज के संविधान को अगर आप देखें तो 70% जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही पूरी तरीके से लिया गया है, जिसमें आपको फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, बाइकैमरलिज्म की बात करें तो वो ब्रिटेन से हमारे पास आता है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे अच्छी चीज हम लोगों ने ली है उसमें फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू है या फिर इंपीचमेंट के, यानी कि महाभियोग के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो अमेरिका से हमने ली है। आयरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो यहां पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड है जो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं वो हम लोग आयरलैंड से लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरेशन, रेसिड्यूरी पावर, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये चीज हमने कनाडा से ली है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में जो कंकरेंट लिस्ट आती है, इसके अलावा ट्रेड का जो फ्रीडम है जिसको आपको आर्टिकल नंबर 302 से लेकर 307 तक उसके आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और जो आपकी आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती है, जब भी ऑर्डिनरी बिल पूरी तरीके से अटक जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंच नहीं पाता, तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग है वो भी हम लोग यहां पर ऑस्ट्रेलिया से लेते हुए देखते हैं। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हम लोग सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स यहां पर सस्पेंड हो जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 358 और 359 के तहत इमरजेंसी के दौरान, वो हमें यहां पर जर्मनी से देखने को मिलता है। सोवियत यूनियन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस का जो बेसिकली थ्योरी है प्रियम्बल में, जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 39 में भी देखने को मिलती है, जहां आर्टिकल 39 क्लॉज ए, बी, सी में हमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिलता है। ये सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। फ्रांस के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हम लोगों ने इनसे ली है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये 3 चीजें सबसे पहली थी जो फ्रांस ने अपने देश के लोगों के लिए इंप्लीमेंट की थी। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है और राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, ये हमें साउथ अफ्रीका से देखने को मिलता है। वहीं जापान की अगर बात करें तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें तो काफी ब्यूटीफुल डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना सुप्रीम डॉक्यूमेंट मानते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात की थी। इसका स्ट्रक्चर, इसका प्रोसेस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के द्वारा ही फॉलो की जाती हैं, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लेकिन अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको यहां पर क्लासिफिकेशन अलग अलग देखने को मिलता है, जहां पर एक कोडिफाइड टाइप आपको देखने को मिलता है, जहां पर एक सिंगल एक्ट होता है
यूएसए और इंडिया का अनकोडिफाइड आपको देखने को मिलता है, जहां पर फुल्ली रिटर्न होता है इजराइल, सऊदी अरेबिया, लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में। और पार्शियली जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम का जो एग्जांपल है वो सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, गवर्नेंस और यूपीएससी के बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके नॉलेजेबल डिटेल कंटेंट है, अगर आप उसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।